लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज इनकम टैक्स, व्हाट इज टैक्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। टैक्स क्यों लगाया जाता है, कौन लगाता है, पावर कहाँ से मिलती है टैक्स लगाने की, और उसके बाद हमने थोड़ा सा टीडीएस के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज टीडीएस को कंटिन्यू करते हैं। हम अपनी क्लास टीडीएस से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल भी एंड थ्योरेटिकल भी। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो ट्राई करेंगे कि इतना आपको एटलीस्ट पता हो कि आप लोग प्रैक्टिकल को अच्छे से समझ पाए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टीडीएस। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या चीज है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसकी टीडीएस की फुल फॉर्म, यस वी नो इट्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है ना, मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि जैसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से आपकी इनकम आ रही है वहीं से आपका टैक्स डिडक्ट होकर आपकी इनकम मिलेगी आपको, उसको हम कहेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हमारे केस में एक डिडक्टर था और एक डिडक्टी है। जो टीडीएस के प्रोविजंस है वो सारे के सारे डिडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, टैक्स किसी और का डिडक्ट हो रहा है, किसी और का टैक्स है जो डिडक्टर को पे कराना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टर की होगी। ओके, तो यहाँ पर दो पर्सन होते हैं, एक जो डिडक्टर है हमारा, ठीक है, और एक हमारा डिडक्टी। ओके फाइन एवरीवन? हाँ जी। तो जो डिडक्टर है, ही इज द पर्सन दैट मेक्स द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। ठीक है, ये वो पर्सन होगा जो पेमेंट करेगा, जो कुछ खर्चे कर रहा है या कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, किसी को कोई पेमेंट कर रहा है, उस पेमेंट को करने से पहले वो उसका टैक्स डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, ही विल बी द डिडक्टर जो टैक्स डिडक्ट करेगा। एंड डिडक्टी, तो आवर डिडक्टी शैल बी द पर्सन हु will receive, who will be receiving the payment after TDS। ठीक है, तो TDS कटने के बाद जिसको पेमेंट मिल रही होगी that shall be the deductee। ओके क्लियर? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। दिस वन, ठीक है, ये डिडक्टर है हमारा जो कहीं से कोई प्रोफेशनल सर्विस या किसी भी तरह की कोई भी सर्विस ले रहा है किसी से, और उसके ऊपर जब वो पेमेंट करेगा तो वो एक टीडीएस डिडक्ट करके उसको पेमेंट करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिडक्टर के ऊपर डाली गई है कि भाई आप पेमेंट करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करोगे और उस टीडीएस को हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराओगे। ओके क्लियर? क्लियर? हाँ जी। ओके नेक्स्ट, एक बात बताइए, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया था, इसमें जो पर्सन है, जो डिडक्टी है, जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और उसमें दिखाएगा कि भाई अभी जो भी इनकम आई है, चाहे वो डिडक्टर से आई हो चाहे किसी और पर्सन से आई हो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको शो करेंगे और उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो उसको पे करेंगे ही। ठीक है ना, चाहे टीडीएस डिडक्ट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उसको पे करना ही है वो टैक्स। ठीक है, या तो वो टीडीएस के रूप में पे हो गया हो तो उसका बेनिफिट ले लेंगे यहाँ पे टैक्स अमाउंट में से जब उनका फाइनल टैक्स बनेगा। ठीक है, अगर टीडीएस नहीं कटा है तब भी उनकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो उनको पे करानी ही करानी है ना। तो ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया है? एनीवन? मैडम देखिए, जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है जब वो अपनी फाइनल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें टैक्स का बेनिफिट लेगा।
ठीक है, हाँ मैडम। पीछे से हाँ डिडक्ट हो गया है। अगर वो पीछे से टैक्स कोई डिडक्ट नहीं होता है, स्टिल वो जो भी उसका टैक्स बनेगा उसको पे तो कराएगा ही। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल, ओके। हमारे एग्जांपल में एक हमारे मिस्टर ए थे और एक मिस्टर बी थे, ठीक है। एवरीवन इज विद मी? हाँ मैडम। यस, ओके। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कुछ प्रोफेशनल सर्विस दी, तो मिस्टर ए के लिए एक खर्चा हो गया प्रोफेशनल एक्सपेंस का, ठीक है। ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे कि भैया मेरा एक खर्चा हुआ है प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है, ओके। मान लीजिए मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1 लाख की प्रोफेशनल सर्विस दी, इन्होंने 1 लाख की अपने यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस का एक्सपेंस बुक कर लिया, ठीक है। और इनको अब मिस्टर बी को पेमेंट करनी है, ओके। ओके, हाँ मैडम। ओके। सभी की आवाज नहीं आ रही है। ओके। यस मैम। हाँ जी मैम। तो जब मिस्टर ए प्रोफेशनल फीस पे करेंगे, मिस्टर बी को वो उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे 10% के ऊपर, ठीक है, जो कि एप्लीकेबल रेट है प्रोफेशनल फीस का, ठीक है। तो इसका 10% ये इन्होंने डिडक्ट किया, ठीक है। और जो बाकी की पेमेंट बची 1 लाख माइनस 10,000, ये इनको पे कराना है मिस्टर बी को, ठीक है, ओके। यस मैम। और ये 90,000 मिस्टर बी को यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। और ये जो 10,000 डिडक्ट हुए हैं ये इनको टैक्स के रूप में बेनिफिट मिल जाएगा जब ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, ओके। हाँ ओके। कैसे? जब ये अपनी आईटीआर फाइल करेंगे उसमें इनकम दिखाएंगे 1 लाख रुपीज जो कि इनको मिस्टर ए से मिली है, ओके। ये इनकी प्रोफेशनल एक्सपेंस है तो ये इनकी प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी, ओके। हाँ हाँ। इसके ऊपर मान लीजिए इनका टैक्स बना वही 12,000 जो भी इनकी इनकम है उसके ऊपर इनका 12,000 का टैक्स बना है, ओके। इनको ये टैक्स पे कराना है अपनी इनकम के ऊपर जब ये अपनी आईटीआर फाइल करेंगे मिस्टर बी। अब क्योंकि इनका टीडीएस पीछे से डिडक्ट होके आ गया है तो ये कहेंगे कि भैया जो 12,000 का टैक्स बना है इसमें से 10,000 मेरा ऑलरेडी ये देखिए टीडीएस के रूप में डिडक्ट हो गया है, तो मैं ये इतना पे नहीं कराऊंगा। अब मुझे टैक्स कितना पे कराना है? सिर्फ 2,000। 2000। ठीक है ना। तो अब इन्हें फाइनल टैक्स कितना पे कराना है? 2,000। 2,000 रुपए का, ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर ये टीडीएस डिडक्ट नहीं भी होता है, ठीक है, ये इनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करते और पूरी की पूरी 1 लाख की पेमेंट कर देते हैं, तब जो इनका टैक्स बनेगा वो तो इनको पूरा अपने आप पे कराना ही है ना। फाइनली ये पे करा ही देंगे। 12,000 इनकी जेब से जाना है, चाहे 10,000 इन्होंने पे करा दिया और 2,000 ये पे करा रहे हैं, फाइनल 12,000 यही पे करा रहे हैं, डजंट मैटर, है ना। इन्हें तो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कराना ही कराना है। तो फिर ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया कि मिस्टर ए के ऊपर बर्डन डाल दिया गया है कि भैया तुम पेमेंट करने से पहले एक टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करो और हमें पे कराओ और फिर उसका क्रेडिट उसको दे रहे हैं। क्यों इतना लंबा झोल किया गया है? रीजन? क्योंकि वो डिडक्टर रहते ना, हम्म और डिडक्टर वो तभी टीडीएस करते ना, मगर वो डिडक्टिव वाले नहीं टैक्स भरे तो भी वैसा जाते हैं कुछ टाइम पर। देखिए अगर डिडक्टर टीडीएस नहीं भी डिडक्ट करेगा तो जो डिडक्टी है वो फाइनल वो अपना टैक्स जो भी उनका बनेगा वो पे करा ही देगा, ठीक है। बट टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाया गया है कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्या ध्यान में रखते हुए? एक सबसे अच्छी चीज जो टीडीएस की वजह से हुई है वो ये हुआ है कि जो टैक्स इवेजन है, टैक्स की चोरी जो है वो कहीं ना कहीं बच गई है। कैसे? मान लीजिए यहाँ से तो एक्सपेंस हो गया, मिस्टर ए ने एक्सपेंस दिखा दिया, बट मिस्टर बी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम ही ना दिखाए इस प्रोफेशनल फीस को, है ना। वो अपनी इनकम ही ना दिखाए और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है 10,000 का वो टैक्स ही ना पे कराए, ओके। हो सकता है ना। पर जैसे मिस्टर ए ने दिखाया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया कि भैया मैंने ये जो 10,000 का टीडीएस डिडक्ट किया है ये मिस्टर बी का है, फिर वो ये भी बताएगा कि ये क्यों डिडक्ट किया कि भैया मैंने उनसे प्रोफेशनल फीस
प्रोफेशनल फीस के रूप में उनको 1 लाख रुपए दिए हैं और वो 1 लाख रुपए अब इनकी इनकम बन गई है। जैसे इन्होंने ये चीज डिस्क्लोज की अपनी टीडीएस के रिटर्न में, गवर्नमेंट को पता चल गया कि भैया मिस्टर बी की 1 लाख रुपए की इनकम हुई है, अब वो इस इनकम को छुपा नहीं सकते। जब इनकम ही नहीं छुपाएंगे तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी नहीं छुपा सकते, है ना? ओके ओके ओके। यस मैम। हाँ जी। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज जो टीडीएस की वजह से वो ये कि टैक्स की जो चोरी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बच गई है। ठीक है, क्योंकि डिडक्टर के ऊपर जहां से सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है उन्हीं के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भैया आप इनका टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लो और हमें इनकी इंफॉर्मेशन दे दो। ओके ओके। नेक्स्ट थिंग जो हुई है वो ये कि देखिए जो गवर्नमेंट होती है उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पूरे साल चलते रहते हैं, जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, बट जो इनकम टैक्स रिटर्न है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट को, वो टैक्सेस है। और जो मिस्टर बी है वो साल में एक बार टैक्स भरेगा और एक बार उसके ऊपर टैक्स पे कराएगा। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर डाल दी गई। क्या करेंगे, हर महीने थोड़ा थोड़ा टीडीएस डिडक्ट करेंगे इनकी इनकम से और वो गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। इससे इससे क्या होगा, जो टीडीएस है वो मंथली पे होता है और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो टैक्स है, टीडीएस है, वो मंथली पे होता है, तो इससे गवर्नमेंट को जो है वो मंथली एक इनकम मिलती रहेगी। ओके ओके एवरीवन, सभी को समझ में आया? हाँ जी आ रहा यस मैम। ओके। अब हमने ये तो देख लिया कि टीडीएस क्या होता है और डिडक्ट क्यों किया जाता है। तीसरी चीज कि डिडक्ट करेगा कौन। मान लीजिए मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, और मैं रेंट पे करती हूँ, जो मेरी प्रीमाइस है, जो मेरा ऑफिस है, उसका मुझे रेंट पे कराना होता है। तो क्या मुझे उस रेंट के ऊपर जब मैं पेमेंट करूंगी टीडीएस पे कराना है? लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था, ये कराना है? हाँ कराना जी। किसे टीडीएस डिडक्ट कराना होता है? किसे टीडीएस डिडक्ट कराना होता है? किससे? चलिए मैं बता देती हूँ, जिसको इनकम होती है। मैं बता देती हूँ। अगर पहली बात तो ये जो हम टीडीएस पढ़ रहे हैं ये एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, या तो कोई पर्सन बिजनेस में है या प्रोफेशन में है और जब वो कुछ खर्चे करता है तो उन खर्चों के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ टीडीएस हैं जो प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, नॉर्मल पर्सन पे एप्लीकेबल होते हैं। उसको हम अगर टाइम लगा कभी तो आई विल डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए किसी को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सैलरी, ठीक है, अगर आप किसी को सैलरी पे करा रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी के केस में हर एक पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना है अगर जो आप सैलरी पे कर रहे हैं वो उस पर्सन के लिए एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सैलरी अगर आप किसी को पे कर रहे हैं तो हर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए। ठीक है, एवरी पर्सन मतलब हर एक पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, फर्म हो, कोई भी हो, अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं और जिसको आप सैलरी पे कर रहे हैं उसकी जो सैलरी है वो एक स्लैब से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसको आप इतनी सैलरी दे रहे हो कि उसकी पर्सनल इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी, तो आपको उसका टैक्स डिडक्ट करना है सैलरी देने से पहले। ओके, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। और in case other than, in case of other than salary, सैलरी के अलावा अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी के अलावा आप क्या क्या पे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेंट पे कर रहे हैं, प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
या फिर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा रहे हो, ठीक है। अगर आप इस तरह के कुछ खर्चे करते हैं तो उन खर्चों के ऊपर किस किस को टीडीएस पे कराना है, ठीक है। तो इन खर्चों के ऊपर भी हर किसी को टीडीएस पे कराना है, एवरी पर्सन, हर एक पर्सन। पर्सन का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया था। पर्सन कौन होता है? पर्सन, हु इज पर्सन? डिडक्टी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एलएलपी, ये कंपनी। सब पर्सन होते हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन जो भी अदर देन सैलरी के अलावा कुछ भी पेमेंट कर रहा है, मान लो चाहे मैं कंपनी हूँ या मैं फर्म हूँ या मैं इंडिविजुअल हूँ या कोई भी हूँ, तो मैं एवरी पर्सन मतलब कुछ भी हूँ मैं, और मैं अगर ये सारी पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो एवरी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF not covered under section 44AB. Now what is section 44AB? ये समझ में आया सबको? हर एक पर्सन कराएगा अगर आप सैलरी के अलावा कुछ पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल और HUF पे नहीं कराएंगे जो 44AB में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। What is 44AB? (44AB) is the section of tax audit under Income Tax Act. ठीक है। इनकम टैक्स के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आपको ये माना जाएगा कि आप 44AB सेक्शन के अंडर आते हैं। मतलब जो सेक्शन 44AB है वो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है, और अगर आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं और आप इंडिविजुअल और HUF में से कुछ हैं, तो आपको इन चीजों के ऊपर जो सैलरी के अलावा आप पेमेंट करते हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या ये चीज मैं दोबारा बताऊं? मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जी, प्लीज पूछिए। मैम जैसे जो इन केस ऑफ सैलरी, हम्म तो मैम जैसे जो कंपनी होती है और एक एम्प्लॉय, हम्म कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी देती है, तो मैम दोनों जने टैक्स देंगे या एक ही जना टैक्स देगा मैम? मैंने एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए मिस्टर बी को सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो मिस्टर ए के लिए खर्चा हो गया सैलरी, ठीक है ना। यस मैम। मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस हो गया और मिस्टर बी के लिए क्या हो गई? इनकम, है ना। इनकम। ओके, 1 लाख रुपए, 1 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है, मान लीजिए इट्स लाइक सम 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो 6 लाख रुपीज मान लीजिए इनकी एक्सपेंस हो गए जब ये सैलरी दे रहे हैं मिस्टर बी को, मिस्टर बी के लिए क्या हो गई? वो इनकम हो गई, ठीक है। इनकम हो गई। अब आप कह रहे हैं कि मान लीजिए इन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया इनकी सैलरी के ऊपर, तो मान लीजिए 6000 का टीडीएस ये डिडक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। यस और मैम। 5,94,000 कैश में या बैंक में जैसे भी सैलरी दे रहे हैं मिस्टर बी को दे देते हैं। पर मिस्टर बी की जो इनकम है वो तो पूरी 6 लाख रुपए है ना, है ना। यस मैम। हाँ, तो मिस्टर बी ने मान लीजिए इसके ऊपर टैक्स बना मिस्टर बी का कुछ समथिंग अबाउट 7,000 रुपीज, ठीक है। यस जब मैम। ये अपनी फाइनल आईटीआर भरने जाते हैं तो ये देखते हैं भैया जो मेरे को सैलरी मिली है उसके हिसाब से मेरे 7,000 का टैक्स बनता है। तो अब ये क्या करेंगे, इस 7,000 को पे के इन्हें कितना टैक्स पे कराना चाहिए? 7,000 ना। हाँ मैम। हाँ, पर ये 7,000 नहीं कराएंगे पूरा, ये कहेंगे कि भैया देखो 6,000 मेरा मिस्टर ए ने पहले ही डिडक्ट कर लिया टैक्स के रूप में और वो गवर्नमेंट को जमा भी करा चुका है, ठीक है। किसके बिहाफ पे? मिस्टर बी के बिहाफ पे, ओके। तो मिस्टर बी जो है अब इस जो टैक्स बना है इनका 7,000 का, उसमें से ये इस 6,000 का बेनिफिट ले लेंगे और सिर्फ 1,000 रुपए फाइनली एक टैक्स का अमाउंट पे कराएंगे। टैक्स जो गया है इनका वो पूरा 7,000 ही गया है, 6,000 मिस्टर ए ने पे करा दिया और 1,000 रुपए इन्होंने पे करा दिया, ठीक है, ठीक मैम। ओके। यस मैम। क्लियर नाउ? यस मैम। तो अब हम बात कर रहे और थे कि मैम ये जो जो टीडीएस, मिस्टर, हाँ जी, जो मैम जो टीडीएस है वो मंथली पेड होता है ना मैम या ईयरली? हाँ मंथली पे होता है। मंथली, ठीक है।
ये मैं एग्रीगेट बता रही हूँ। मान लीजिए जो भी मंथली 50,000 सैलरी जाएगी, उसमें 500 रुपए ये टीडीएस डिडक्ट करते रहेंगे, साल में इकट्ठा हो गया हाँ वो मैम 6,000 रुपए हो गया। ठीक है, क्योंकि जो आईटीआर है वो तो साल में जाएगी ठीक ना है एक बार ही मिस्टर बी की। हाँ मैम ओके। जो टीडीएस रहते हैं ना सर, वो तो वो भी टैक्स है, लेकिन इधर डिडक्टर तो डिडक्ट करते हैं। हाँ जी, है ना मैडम? हाँ जी, वो डिडक्टर टीडीएस टीडीएस। का मतलब भी टैक्स है। वो क्या डिडक्टिव वाले भरने क्या टैक्स अमाउंट रहते हैं ना, वो अमाउंट इन्हें कट करते हैं, और उनका रेस्पॉन्स बिहाफ ऑफ और डिडक्टिव का बिहाफ ऑफ इन्हें उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर देते हैं ना। हाँ जी, ये जो टीडीएस है इट्स लाइक एन इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स ही है, बट ये इनकम टैक्स है मिस्टर बी का। ठीक है, ये मिस्टर बी के लिए इनकम टैक्स है, और इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि मिस्टर ए जी जब आप सैलरी या कुछ एक्सपेंसेस करते हो तो उसके ऊपर उस पर्सन को पे करने से पहले उसका टैक्स डिडक्ट कर लो और हमें जमा करा दो। गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाए हैं मिस्टर ए के लिए। इसमें मिस्टर ए की जेब से कुछ नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी सैलरी है, उसी की सैलरी में से पैसा डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा करा दिया। ठीक है ना, और उस 6,000 जो यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं वो उसको टैक्स के रूप में यहाँ पर मिल गए हैं मिस्टर बी को। ओके, तो एक ही मैडम एक ये देता हूँ। जो इधर ए का वो क्या रहते हैं ना, सैलरी का 6 लाख, उसके लिए टीडीएस का मतलब जो वो भी टैक्स है 6,000 है। और भी सेम है इधर, मिस्टर बी का पास 6 लाख है, यहाँ पर भी टैक्स 6,000 पड़े तो यहाँ फाइनल टैक्स 0 आता है। हाँ, अगर इनका टैक्स मान लीजिए 6 लाख की इनकम के ऊपर 6,000 टैक्स बनता है और 6,000 ही यहाँ पे डिडक्ट हो गया है, तो अब इन्हें अपनी जेब से कुछ नहीं पे कराना, क्योंकि नहीं जो पे टैक्स बनता है वो ऑलरेडी पे हो चुका है गवर्नमेंट के पास टीडीएस के रूप में। ओके, वो ऑलरेडी पेड टैक्स हाँ उसके जी, वो लिए, ऑलरेडी क्योंकि पे हो चुका है जी। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट यस एवरीवन। हाँ जी। चलिए, ओके। तो हम ये देख रहे थे कि ये जो मिस्टर ए है, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया जब ये कुछ खर्चा करने जा रहा है, क्या हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि आप जब भी कुछ एक्सपेंसेस करो तो आप टीडीएस डिडक्ट करो? नहीं, सबके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप सैलरी पे कराते हो, अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो और उस पर्सन की जिसको आप सैलरी दे रहे हो उसके लिए वो टैक्सेबल इनकम बन जाती है, मतलब इतनी सैलरी आप दे रहे हो कि उसको उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी बन जाती है, तो आप फिर उसका टीडीएस डिडक्ट करोगे। ठीक है, और अदर केसेस में सैलरी के अलावा अगर आप कुछ पे करते हो तो हर एक पर्सन टीडीएस डिडक्ट करेगा, लेकिन वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है जो टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं। ठीक है, ओके। अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज टैक्स ऑडिट? कौन टैक्स ऑडिट के अंदर आते हैं? कोई बता सकता है व्हाट इज टैक्स ऑडिट? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्सन टैक्स ऑडिट में है या नहीं है? नो वन? मैम जिनकी इनकम करोड़ों के आसपास होती है। हाँ जी, अगर आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं, मतलब कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, ये वो बिजनेस करते हैं, और आपकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब कि सेल, जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो या किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हो और वो आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो जाती है, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हम कहेंगे कि आप भैया टैक्स ऑडिट में आ गए। ठीक है, और इन केस ऑफ प्रोफेशंस, अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, ठीक है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या आपके लॉयर हो गए या डॉक्टर हो गए या आर्किटेक्ट हो गए, इस तरह के प्रोफेशनल्स, अगर उनकी ग्रॉस रिसिट, ठीक है, जो साल में उनको पैसा मिलता है, वो सर्विस देके जो पैसा मिलता है, उनकी ग्रॉस रिसिट 50 लाख से एक्सीड हो जाती है, ठीक है, तो वो टैक्स ऑडिट में आ जाते हैं। तो अगर इन दोनों में केस में इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस चला रहा है, इंडिविजुअल पर्सन प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है और उसकी लिमिट इससे ज्यादा एक्सीड हो जाती है, तो वो टैक्स ऑडिट में कवर हो जाएगा, और फिर वो सैलरी के अलावा अगर कुछ पे करेगा तो उसकी भी लायबिलिटी बन जाएगी कि वो टीडीएस पे कराए। ओके, मैम ये एचयूएफ वाला दो, एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम ये इन केस ऑफ अदर देन सैलरी, मैम ये वाला केस समझाना दोबारा से 44 ए भी। हाँ, इन केस ऑफ अदर देन सैलरी मतलब मैंने बताया, जैसे सैलरी अगर आप पे कर रहे हैं तो हर एक पर्सन जो भी सैलरी पे करेगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ओके, सैलरी पे करने से पहले
सैलरी के अलावा अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि आप प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो या आप रेंट पे कर रहे मैम हो रेंट या आप, वगैरह, अच्छा हाँ, या आप रेंट पे कर रहे हो या फिर आप इंटरेस्ट पे करा रहे हो, अगर आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर आप ब्याज पे कर रहे हो, इस तरह के खर्चे जब आप कर रहे हो, आप हर एक पर्सन उसके ऊपर टीडीएस पे कराएगा, जो भी वो मतलब हर एक बंदा उसमें कवर हो जाएगा कि आप कुछ भी हो, चाहे फिर आप कंपनी हो, आप फर्म हो, आप एलएलपी हो, इंडिविजुअल हो, आप एचयूएफ हो, कोई भी हो, एवरी पर्सन मतलब एवरी पर्सन, ठीक है, आप कोई भी हो ठीक है और आप अदर देन सैलरी कुछ पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस पे कराना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं तो आपको इन चीजों पर टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट योर लायबिलिटी टू पे टीडीएस, टू डिडक्ट टीडीएस, ओके। आप बिना टैक्स डिडक्ट किए भी पूरी पेमेंट कर सकते हो सामने वाले पर्सन को। और मैम अगर पेमेंट ज्यादा हो तब भी कर सकते हैं? हाँ, पेमेंट ज्यादा हो तब भी, अगर आप टैक्स ऑडिट में कवर नहीं होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, अच्छा, ओके। इंडिविजुअल एंड, ठीक है मैम। ठीक है ना, क्लियर सबको? हाँ जी किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज अभी पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में फिर मैम। अगर कंफ्यूजन होगी। मैम अगर पूछिए। मैम अगर कंपनी पे ना करे तो फिर मैम क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हाँ फ्यूचर में? जी, आ रहे हैं, उस पर बिल्कुल आ रहे हैं। ये सबको क्लियर हो गया? मैम अगर कोई सैलरी पर्सन है हाँ जी, तो मैम उसका भी टैक्स ऑडिट होता है क्या मैडम? सैलरीड पर्सन का नहीं सर, टैक्स ऑडिट नहीं होता। मैंने बताया जो हम टीडीएस के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं और हाँ। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, ठीक है, हाँ जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी आप बैलेंस प्रॉपर जर्नल एंट्रीज, बुक्स वगैरह, वाउचर्स वगैरह मेंटेन करते हैं, ये उनके लिए, ये बिजनेसमैन के लिए है, ओके। तो मैम अगर कंपनी कट ना करे तो फिर क्या हाँ प्रॉब्लम्स जी, आ सकते हैं फ्यूचर में? आएंगे, इस पे बिल्कुल आएंगे, ठीक है। ये क्लियर सबको कि किसे हाँ टीडीएस डिडक्ट करना है? हाँ क्लियर है। जी, ओके। हमने ये तो देख लिया कि टीडीएस डिडक्ट किसे करना है, पर किन चीजों पे डिडक्ट करना है, क्या हर एक खर्चे पे डिडक्ट करना है या कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं उन पे डिडक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो वाली किन पेमेंट्स के ऊपर, जब वो क्या ऐसे खर्चे हैं जिनके ऊपर टीडीएस की जरूरत है डिडक्ट करने की। ठीक है, किन पेमेंट्स के ऊपर, मतलब अगर आप डिडक्टर हैं, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको किन पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है, ओके एवरीवन। ओके। यस मैम। सेक्शन जो पेमेंट लिमिट एंड मैं सेक्शन भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को टीडीएस के, क्योंकि जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे या चालान पेमेंट कराएंगे तो आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि वहां पे सेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 192, ओके। सेक्शन 192 होता है सैलरी के लिए, कि अगर आप किसी को सैलरी पे करा रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी को सैलरी पे करा रहे हैं और वो सैलरी जब आप सामने वाले पर्सन को पे कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि कितनी आप उसको सैलरी पे कर रहे हैं, क्या वो जो सैलरी आप पे कर रहे हैं उसके हाथ में जब वो इनकम जा रही है सैलरी की, क्या वो टैक्सेबल हो जाती है। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो जब हम किसी को सैलरी पे करा रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो सामने वाले पर्सन को सैलरी पे हो रही है वो क्या उसकी स्लैब से ज्यादा है। इंडिविजुअल के केस में जब टैक्स एप्लीकेबल होता है तो वो उसकी स्लैब के बेसिस पे होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं कोई, आई एम इंडिविजुअल और जो मेरी इनकम होगी मैं उस इनकम को देखती हूँ कि मेरी जो
इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से स्लैब्स हैं, जो कि होती है 2.5 लाख तक। तो 2.5 लाख तक मुझे कोई टैक्स नहीं पे कराना। 2.5 से 5 लाख के इनकम के ऊपर मुझे 5% का टैक्स पे कराना होता है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे मुझे 20% टैक्स पे कराना होता है, इस तरह से। ठीक है, इंडिविजुअल के इनकम के स्लैब्स हैं ये। ठीक है, ओके। और जब आप किसी को सैलरी पे करते हैं, वो हमेशा आप एक इंडिविजुअल को ही सैलरी पे करते हैं, आप किसी अदर पर्सन को सैलरी पे नहीं कर सकते। अदर पर्सन मतलब क्या आपने कभी सुना है कि एक पर्सन ने कंपनी को सैलरी दी है या एक पर्सन ने पार्टनरशिप फर्म को सैलरी दी है? ऐसा नहीं होता ना। सैलरी हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन को ही दी जाती है। इंडिविजुअल। ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जब आप टैक्स लगाते हैं, वो एक स्लैब के हिसाब से लगाते हैं। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट या जो डिपार्टमेंट है, नॉट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट लेके आते हैं, उसमें बताते हैं कि भैया अब जो इंडिविजुअल पर्सन है उनको कितने इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे कराना है। तो ये 2.5 लाख तक होता है वैसे, कि अगर आप 2.5 लाख तक की स्लैब में आ रहे हैं, मतलब 2.5 लाख आपकी सालाना इनकम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे कराना। ठीक है, तो जब आप किसी इंडिविजुअल को सैलरी देंगे तो आप देखेंगे कि भैया वो स्लैब में कहाँ फॉल कर रहा है, तो उसकी लिमिट आप स्लैब के हिसाब से चेक करेंगे। मैडम एक अगर आप क्वेश्चन है। सैलरी दे रहे हैं, क्या वो 2.5 लाख तक है? अगर 2.5 लाख तक है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसकी सैलरी आप साल की 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ओके मैडम एक क्वेश्चन है, हाँ जी, वो एक न्यू रेजिम छोड़ दिया ना अभी, एग्जिस्टिंग रेजिम और न्यू रेजिम, हाँ जी 5 लाख तक 5% और 10 लाख तक सर, वो ना 20% है ना? कंपैरिजन करना पड़ेगा हाँ। दोनों का। वो इस साल से है, फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल है। वो 2 स्लैब्स हैं, एक हाँ में मैम। आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा, एक में आपको नहीं मिलेगा। तो नहीं आपको मिलेगा। कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों का। एक में टैक्स रेट्स थोड़े कम हैं, एक में टैक्स रेट्स ज्यादा हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है। तो आपको दोनों कंपैरिजन करने पड़ेंगे कि आप कितना बेनिफिट ले रहे हैं, कितना टैक्स बनेगा, दोनों में कंपेयर करेंगे। जिसमें कम पड़ता है आपको टैक्स, आप उसके बेसिस पे अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो दोनों भी रहते ना मैडम? दोनों के दोनों भी रहते ना, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम? दोनों क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया सर। हम क्या वो हमको वो दोनों चॉइस करने के लिए मौका है ना? हाँ जी, दोनों दोनों में। में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, हर साल चेंज कर सकते हैं इसको। वैसे इस साल से एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट फरवरी में जाके क्या बजट आ रहा है उसमें फिर क्या नहीं, अगर कुछ डिफरेंट चीज लाते हैं तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। क्योंकि वो हाँ वो अभी है ना रेजिम, उसमें तो क्या है ना वो बेनिफिट का मौका है। हाँ जी, वो अभी न्यू रेजिम छोड़ दिया ना, उसमें तो कौन सा भी बेनिफिट का मौका तो नहीं है। सर वो कंपैरिजन देखना पड़ेगा ना, मैं वही बता रही हूँ। आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या चीजें हैं, दोनों को रख के सामने स्लैब्स को आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा किसमें आपका टैक्स बेनिफिट हो रहा है। और जिसके आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, ये आपको उस पर्सन से यस उससे भी पूछना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी और क्या इनकम है या और क्या इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने की हुई है, सो दैट आप उसके बेसिस पे नए रिजिम में जा रहा है या पुराने में जा रहा है, किसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, आप उसके हिसाब से फिर उसका टीडीएस डिडक्ट करें। ठीक है, ओके ओके। तो सैलरी जब आप किसी को पे कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आप जो उसको सैलरी पे कर रहे हैं क्या वो एक लिमिट से ज्यादा पे कर रहे हैं, जो कि 2.5 लाख की लिमिट है। अगर 2.5 लाख तक पे कर रहे हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं तो कितने रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, ये भी आप स्लैब के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। जिस भी स्लैब में वो फॉल होगा कि 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स बनता है, 5 से 10 लाख की इनकम के ऊपर 20% का टैक्स बनता है, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स बनता है। ठीक है, ओके एवरीवन। ओके। हाँ, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 194A। 194A इज इंटरेस्ट। ठीक है, जब आप किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब आपने मान लीजिए लोन लिया हुआ है, उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करा रहे हैं, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, और आप वो इंटरेस्ट पे करने से पहले उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कितना? मान लीजिए अगर आप किसी को 5,000 हर साल 5,000 पर एनम का टैक्स इंटरेस्ट पे करा रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है उसके ऊपर। ओके, ठीक है। 5,000 से ज्यादा अगर आप इंटरेस्ट पे करा रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन अगर आप 5,000 से कम कम इंटरेस्ट पे करा रहे हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। हाँ जी, हेलो, नेक्स्ट
एवरीवन? यस मैडम। हाँ जी। कितना टीडीएस डिडक्ट करना है आपको? अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके? 5,000 से ऊपर होगा मैम। ओके? तो अगर आप किसी को 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट पे करा रहे हैं साल में, तो आपको उसको इंटरेस्ट पे करने से पहले 10% का टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके? ओके। Good. Next, we have 194C, and this is the section of अगर आप किसी को पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आप उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट? I have a question for all of you. I want you to answer. मान लीजिए I am a trader, ठीक है, मैं ट्रेडिंग करती हूँ। मैं बैट जो स्पोर्ट्स के आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग करती हूँ, जैसे बैट हो गया, बॉल्स हो गई, या इस तरह की चीजें। ओके? ठीक है। तो मैंने एक मैन्युफैक्चरर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, या मैन्युफैक्चरर, एक कोई मैन्युफैक्चरर है जो ये बैट बॉल्स बनाता है, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करती हूँ, मैं खरीदती हूँ और बेच देती हूँ। तो एक मैन्युफैक्चरर है, उनको मैंने बोला कि भैया मुझे 100 बैट बना के दे दो या 100 बॉल्स बना के दे दो, ठीक है। उस मैन्युफैक्चरर ने मुझे 100 बॉल या 100 बैट बना के दे दिया, और उसका काम है, मैन्युफैक्चरर का काम है स्पोर्ट्स के आइटम्स बनाना और आगे बेच देना। तो मैंने भी एक ऐसे मैन्युफैक्चरर ढूंढा, उसको बोला और उसने मुझे बना के दे दिया, ठीक है। क्या ये हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? पहला चीज। दूसरा, नहीं। अभी इसको यहीं होल्ड करते हैं, ये केस 1 हो गया हमारा। सेकंड केस, मेरी एक कंपनी है, मतलब एक लोगो है मेरा, या एक मेरी ब्रांड है। अब जो मिस्टर मैन्युफैक्चरर है, मैंने उनको बोला कि भैया जब आप बैट बनाओगे ना, तो जो मेरी कंपनी का एक लोगो है, जो मेरी कंपनी का एक ब्रांड है, उसका लोगो उस बैट के ऊपर चिपका देना या लगा देना या ड्रॉ कर देना, डिजाइन बना देना बॉल पे, बैट्स पे, या जो भी आप स्पोर्ट्स के आइटम बनाओगे मेरे लिए, उनके ऊपर वो मेरा जो लोगो है, मेरा जो ब्रांड नेम है, उसको लगा देना, और मेरे को ऐसे 100 बैट या 100 बॉल्स बना के आप मुझे दे दो, ठीक है। ओके, दिस इज द सेकंड केस। अब मुझे बताइए, जो पहले वाला केस है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा हम दोनों के बीच में? नहीं। क्यों नहीं? मैम क्योंकि आप नॉर्मली सामान खरीद रहे हो तो मैम वो तो ले ही सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना हुआ। सेकंड में आप लोगो अपना पर्सनल करवा रहे हो, हाँ, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट पहले वाला जो केस है हमारा, किसी के यहाँ से शोर आ रहा है, प्लीज थोड़ा साइलेंट हो जाइए। सेकंड वाला में कॉन्ट्रैक्ट है मैडम। पहले वाला जो केस है वो ये है कि वो जनरली मैन्युफैक्चरर है, वो सभी के लिए बैट बनाता है, उसने 100 बैट और बना दिए और मुझे दे दिए और मैंने उसको आगे बेच दिया, तो हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो जब मैं इसको इस केस में मिस्टर मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करूंगी तो उसका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगी। इट्स सिंपल अ परचेज फॉर मी, ठीक है। बट जो सेकंड केस है उसमें मैंने मैन्युफैक्चरर को स्पेसिफिकली बोला है कि भैया ये मेरा लोगो लगा देना, या मेरी जो ब्रांड का लोगो है ये चिपका देना उसके ऊपर। तो ये हम दोनों के बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो स्पेसिफिकली मेरे लिए वो बैट बना रहा है। अगर उन बैट के ऊपर से वो मेरा लोगो लगा दिया तो वो और किसी को वो बैट बेच नहीं पाएगा, अगर बाय चांस मैं नहीं खरीदती हूँ इन फ्यूचर, है ना। तो वो स्पेसिफिकली मेरे लिए बना रहा है, तो ये हम दोनों के बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। तो जब आप किसी के साथ एक ऐसी एग्रीमेंट में आ जाते हो या ऐसी चीज में आ जाते हो जहां आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हो और वो पर्सन स्पेसिफिकली आपके लिए कुछ चीजों को मॉडिफाई करके या स्पेसिफिकली आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चीजें कर रहा है, तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब इस केस में मैं मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करूंगी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कहलाएगी और उसके ऊपर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो 94C में पेमेंट्स आती हैं। तो अगर आप किसी को सिंगल पेमेंट कर रहे हैं, एक सिंगल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है साल के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट एक बार में आप पेमेंट कर रहे हो और वो आपकी 30,000 से ज्यादा का है, ठीक है। ओके, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अगर 30,000 से ज्यादा की वैल्यू है। या मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर को बोलती हूँ भैया मुझे 20,000 के बैट बना के दे दो, कल 10,000 के दे दो, उसके बाद 15,000 के दे दो। मतलब मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने 30,000 से कम के करा लिए,
लेकिन जो एग्रीगेट है, इन एग्रीगेट जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं मिला लेती हूँ, अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से नीचे के हैं और वो मिला के मेरे साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा के हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, या तो मैं एक सिंगल पेमेंट कर रही हूँ या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ 30,000 का, इट्स नॉट पेमेंट, इट्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ 30,000 का तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं 30,000 से छोटे छोटे के कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ और वो मिला के सारे 1 लाख से उससे ज्यादा के हो जाते हैं तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, ओके ओके। कितने रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है? 1%। 1% पे। अगर जो डिडक्टी है, डिडक्टी मतलब जिसको मैं पेमेंट कर रही हूँ, वो पर्सन या तो इंडिविजुअल है, या तो वो पर्सन इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है। ठीक है, जिसको मैं पेमेंट कर रही हूँ अगर वो पर्सन इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो मैं उसका टीडीएस जो है 1% पे डिडक्ट करूंगी, या फिर अगर वो इनके अलावा कुछ है तो उसका टीडीएस मैं 2% पे डिडक्ट करूंगी, अगर वो पर्सन जिसको मैं पेमेंट कर रही हूँ वो इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा कुछ है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? क्लियर। क्लियर या ऑल क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट 94H। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 194H का। 194H है कमीशन या फिर ब्रोकरेज। अगर आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं, ठीक है, ओके, अगर आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं और वो जो कमीशन या ब्रोकरेज है वो साल में 15,000 या उससे ज्यादा की पे करा रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मतलब अगर आप 15,000 तक पे करा रहे हैं तो कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, लेकिन 15,000 से ज्यादा करा रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना है। कितने रेट पे? 5% पे। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद हमारा सेक्शन है 194I, मतलब कि रेंट का सेक्शन। अगर आप किसी को रेंट पे करा रहे हैं और साल के अंदर वो रेंट आपका 2,40,000 या उससे ज्यादा का आप पे करा रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कितने रेट पे? मान लीजिए अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली हुई है, ठीक है, और किसके यहाँ से शोर आ रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कई बार क्या होता है हम प्लांट एंड मशीनरी भी रेंट पे ले लेते हैं। मान लीजिए हम कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी खरीद लें, तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लांट एंड मशीनरी लगा लेते हैं और उसको अर्ली बेसिस पे या डे के हिसाब से रेंट पे दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे कर रहे हैं तो आपको 2% पे टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, ओके ओके मैम। और अगर आप बिल्डिंग, लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर फर्नीचर या फिक्सचर्स का रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 10% पे टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, ओके 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 ओके। नाइस। नेक्स्ट वी हैव 194J। 194J is for professional and इसको ऐसे लिखेंगे, फीस फॉर प्रोफेशनल और प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। आप किसी से जब प्रोफेशनल सर्विस या टेक्निकल सर्विस लेते हैं और आप उनको जब 30,000 या उससे ज्यादा की साल में पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और कितना टीडीएस डिडक्ट करना है? इसमें 2 रेट्स हैं। मतलब अगर आप किसी कॉल सेंटर को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ जी, अगर किसी कॉल सेंटर का केस है, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो 2% पे डिडक्ट करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। और
टेक्निकल सर्विसेज भी इसी में आ जाते हैं, या फिर टेक्निकल सर्विसेज भी अगर आप किसी को पे कर रहे हैं तो भी 2% पे आप पे कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी अदर पर्सन को, इनके अलावा किसी को आप पे कर रहे हैं, ठीक है, अदर्स को, तो आप 10% पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर आप किसी आर्किटेक्ट को पे कर रहे हैं, किसी इंजीनियर को पे कर रहे हैं, डॉक्टर्स को पे कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उनको जब पेमेंट करेंगे और अगर आप वो साल में 30,000 से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो 10% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो ये इतने ही सेक्शन मैं बता रही हूँ जो कि जनरली आप लोगों के यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे सेक्शन हैं टीडीएस के, बट वो आप जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर सबको? तो मैं इसको डिवाइस करा देती हूँ दोबारा। अगर आप किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो आप देखेंगे उस इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कितनी हो रही है वो सैलरी मिला के, और स्लैब के हिसाब से चेक करेंगे कि 2.5 लाख है, अगर 2.5 लाख है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। इसी तरह से जो रेट होगा सैलरी के केस में वो भी आप स्लैब के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, कि 2.5 से 5 5% है, 5 से 10 10 20% है, 10 से ऊपर 30%, इस तरह से। अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और वो 5,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं साल में तो आप 10% पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हैं और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, अगर वो 30,000 तक है, या फिर मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 30,000 से छोटे छोटे हैं बट साल में मिलके 1 लाख के हो जाते हैं, ठीक है, तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे कितने रेट पे? अगर सामने वाला पर्सन आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आप 1% पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा है तो 2% पे, ठीक है। उसके बाद आपका 194H है। अगर आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो, और 15,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं तो 5% पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं और दैट रेंट इज मोर देन 2,40,000 और 2,40,000 तो आप मशीनरी के केस में 2% और अदर देन मशीनरी के केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। मैम बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं एक सेकेंड में, एटलीस्ट इतने तो मैनर्स होने चाहिए ना कि क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अपना म्यूट करके रखें। yes, I did the mute. Okay. Train. I think it's not going to be a problem now. नेक्स्ट इट्स प्रोफेशनल फीस। तो अगर आप किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं दैट इज मोर देन 30,000 तो आप कॉल सेंटर के केस में या फिर टेक्निकल सर्विसेज के केस में 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे और अदर्स के केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ओके, ओके, क्लियर? आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट वी हैव, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम अगर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है वो टीडीएस ही ना डिडक्ट करे, मतलब अगर आप इन लिमिट से ज्यादा कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इतने रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है और आप नहीं करते हैं, आप एक्सपेंस करते हैं लिमिट से ज्यादा और स्टिल आप डिडक्ट नहीं कर रहे हैं टीडीएस, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, तो द क्वेश्चन वाज consequences for deductor if he or she does not, जो भी वो पर्सन है, if he does not comply with TDS provisions। ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं डिडक्टर के लिए अगर वो टीडीएस प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करते हैं? इस केस में क्या होगा अगर डिडक्टर टीडीएस नहीं डिडक्ट करता है? देखिए, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। ये मिस्टर बी हैं, ठीक है,
ये मिस्टर ए है और ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबको थोड़ा अकाउंटिंग की नॉलेज है। मैं यही कंसिडर करूंगी कि सबको कुछ ना कुछ अकाउंटिंग की नॉलेज हो थोड़ी बहुत। यस। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सबने देखा ही होगा। हाँ जी। तो ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, और ये आपकी डेबिट साइड होती है, ठीक है ना। Yeah, ma'am. ओके, तो क्रेडिट साइड में आपकी सारी इनकम्स आती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये इनकी इनकम है, इट्स समथिंग फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ इनके एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए सैलरी पे करते हैं कुछ अराउंड 5 लाख रुपीज, ठीक है। या फिर यहाँ पे प्रोफेशनल फीस ये पे करते हैं फॉर से 40,000 रुपीज़ की, या यहाँ पे रेंट पे करते हैं से समथिंग 1,50,000 का। और मान लीजिए इंटरेस्ट पे करा रहे हैं फॉर ₹50,000 रुपीज़, ठीक है। और कुछ अदर एक्सपेंसेस मिला के इसको भी 50,000 कर। अदर एक्सपेंसेस हैं इनके कुछ, मान लीजिए कुछ अदर एक्सपेंसेस है 50,000 और यहाँ पर इनका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको टोटल करेंगे और जो भी इनकी टोटल इनकम है उसमें से अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इनका एक प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा जो कि 2 लाख रुपए है, ठीक है। ओके, ओके, क्लियर सबको? क्लियर। अब अगर हम इसको देखें, मान लीजिए जो सैलरी है इन्होंने 2 लोगों को दी है, एक मिस्टर एम को एंड मिस्टर एन को, ठीक है। 2 लोगों को यहाँ पर इन्होंने सैलरी पे की है, तो 2.5 लाख रुपए बनते हैं उस हिसाब से। तो इनको इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक बंदे को 2.5 लाख से कम की सैलरी या 2.5 लाख तक की सैलरी दे रहे हैं, तो इनकी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती है। ओके ओके ओके, लेकिन ये प्रोफेशनल फीस देखिए, यहाँ पे 30,000 से ज्यादा मान लीजिए एक पर्सन को पे करें तो इनको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था। रेंट इज लेस देन 2,40,000, इस पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट दैट इज मोर देन योर 5,000, तो इस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, पर इन्होंने मान लीजिए नहीं किया, ठीक है। इनको प्रोफेशनल फीस पे, 1 सेकेंड, इन्हें प्रोफेशनल फीस पे ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना था, इन्हें इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना था और इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो जब ये अपनी पर्सनल आईटीआर फाइल करेंगे ना, अपनी जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें क्या दिखाएंगे कि भैया जो मेरी इनकम है, मेरी जो बिजनेस से इनकम आई है, ठीक है, जो मेरी बिजनेस की इनकम है, जो कि क्या होगा, इनका प्रॉफिट जो भी आ रहा है ना, दिस प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख इज हिज इनकम, ओके, बिजनेस इनकम। तो इन्हें इसके ऊपर टैक्स पे कराना है, अपना पर्सनल जब भी पे कराएंगे, ये इनकी इनकम हो गई 2 लाख और इस 2 लाख के ऊपर इनको टैक्स पे कराना है, ओके। पर हम ये देखेंगे कि भैया आपको इन 2 चीजों के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने नहीं किया है, तो ये जो 2 एक्सपेंसेस है ना, ये इनको डिसअलाउ हो जाएंगे अप टू 30%, ठीक है। अगर आपने ऐसा कोई खर्चा किया है जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो वो खर्चे 30% तक डिसअलाउ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 खर्चे हैं इनको यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएंगे अंडर सेक्शन 40A IA, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कितना डिसअलाउ हो जाएगा? ये जितने भी इन्होंने खर्चे किए हैं जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना था, उन खर्चों का 30%, ठीक है। तो जितने भी इन्होंने खर्चे किए 1 लाख रुपए, इनका 30% तक इनको खर्चा यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा। इनको ये 30,000 रुपए वापस इनकी इनकम में
ऐड कर दिए जाएंगे और अब जो इनको टैक्स पे कराना है, इनकी जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो 2 लाख नहीं 2,30,000 हो जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर क्लियर एवरीवन? क्लियर। अगर इनकी इनकम बढ़ती है तो इनकी पर्सनल टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी ना। पहले इन्हें टैक्स पे कराना था 2 लाख के ऊपर, पर इन्होंने टीडीएस के प्रोविजंस फॉलो नहीं करे, तो अब इनको टैक्स कितने पे कराना है? 2,30,000 के ऊपर। ओके, तो 2 लाख का टैक्स कम बनता, 2,30,000 के ऊपर ज्यादा टैक्स बनेगा। हाँ जी, सारे जो एक्सपेंसेस थे उसका 30% होगा ना? सारे एक्सपेंसेस नहीं, सिर्फ वो वाले एक्सपेंसेस जिसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। अच्छा, इनका 30%। हाँ जी, प्रोफेशनल और इंटरेस्ट का। हाँ जी, मैंने बताया ना इनको प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस की लायबिलिटी बनती है और इंटरेस्ट पे। देखिए रेंट जो है, मैंने बताया अभी ना कि रेंट अगर 2,40,000 तक आप पे 2.5 करेंगे लाख, तो आपको हाँ, टीडीएस 2,40,000 पे कराना। तो अगर क्योंकि 1.5 लाख 2,40,000 से कम पे करा रहे हैं तो इस पे टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती। सैलरी मैंने बताई है स्लैब के हिसाब से, तो मैंने बताया 2.5 लाख तक अगर आप किसी को सैलरी पे करा रहे हैं तो आपको टीडीएस डायरेक्ट नहीं करना। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 2 लोगों को सैलरी पे करें तो 2.5 तक है, तो 2.5 तक आप उनको सैलरी दे रहे हैं तो उनकी कोई पर्सनल इनकम टैक्स की लायबिलिटी तो बनेगी नहीं, तो आपको भी उसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ओके, तो सिर्फ इन 2 चीजों के ऊपर इन्हें टीडीएस डिडक्ट करना था जिसपे इन्होंने नहीं कराया, और जब ये नहीं कराते हैं तो इनको इन खर्चों का 30% डिसअलाउ हो जाएगा और वापस इसकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा, और जिसकी वजह से इनकी पर्सनल इनकम टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, ओके, क्लियर? क्लियर। नाइस। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर हम टीडीएस नहीं डिडक्ट कराते हैं? टीडीएस के प्रोविजंस, मान लीजिए आपने टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया है पर आपने गवर्नमेंट को पे नहीं कराया, दैट इज ऑल्सो गलत ना, कि आपने किसी का पैसा डिडक्ट करके अपने पास रख लिया बट टीडीएस के प्रोविजंस ही नहीं फॉलो करे, आपने गवर्नमेंट को पे कराना था, आपने पे ही नहीं कराया, गवर्नमेंट तक पहुंचाया ही नहीं। ठीक है, ओके। ओके, और रोहित नालवा जी आप पूछ रहे हैं मैम प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिकल। सर देखिए इस यहाँ पर अभी बैच में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, अगर मैं टीडीएस डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करा दूं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो इट्स बेटर मैं ज्यादा डीप नहीं पढ़ा रही हूँ या बिल्कुल इलेबोरेट करके नहीं पढ़ा रही हूँ टीडीएस की थ्योरी, सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड जितना मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप भी कुछ यहाँ से सीख लें थ्योरी से, वो आपको हेल्प करेगा। चंदन जी पूछ रहे हैं 94J 30,000 से ज्यादा हो तो 94J रिपीट कर दीजिए मैम। ओके, 94J मैंने बोला है कि अगर आप किसी को 30,000 से ज्यादा की फीस पे कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के लिए, मतलब आपने किसी से प्रोफेशनल सर्विस ली या टेक्निकल सर्विस ली और आप उसको जब पेमेंट करेंगे या जो टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस आपने लिया वो 30,000 या उससे ज्यादा की है, तो आप उसके ऊपर 2% या 10% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे, वट एवर इज द एप्लीकेबल रेट ऑन दैट पेमेंट। ओके ओके, आई थिंक क्लियर हुआ हो चंदन जी। चलिए, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आप टीडीएस के प्रोविजंस फॉलो नहीं करते हैं तो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40I IA, ठीक है, अंडर सेक्शन 40IA कितना डिसअलाउ होगा आपका एक्सपेंडिचर? 30%। हाँ जी, सॉरी 30% ऑफ एक्सपेंडिचर on which TDS was required to be deducted। ठीक है, जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, डिडक्ट नहीं किया है, या फिर आपको डिडक्ट करना था और डिपॉजिट कराना था और आपने या तो डिडक्ट नहीं किया है बट नॉट डिडक्टेड, या तो आपने डिडक्ट ही नहीं किया है या फिर डिडक्ट कर लिया है। सॉरी मेरी डिडक्ट में ना सी पहले आ जाता है हर बार, आई डोंट नो कैसे, बट नॉट डिडक्टेड और डिपॉजिटेड। ठीक है, या तो डिडक्ट कर लिया है और डिपॉजिट नहीं कराया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक है, तो आपको डिसअलाउंस हो जाएगा उस एक्सपेंडिचर का 30% तक।
क्लियर? क्लियर। Yes. ओके, ओके, हमने इतना सीख लिया है कि हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। अब मैं आप लोगों को आज, क्योंकि एक पर्सन है जो कह रहे हैं मैम प्रैक्टिकल सिखा दीजिए, आई कैन अंडरस्टैंड, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीख लेते हैं, क्लास वैसे भी ओवर होने वाली है। जब आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं, टीडीएस डिडक्ट करना क्या होता है, सिर्फ एक जर्नल एंट्री मारनी है, और या फिर जब आप उस पर्सन, सामने वाले पर्सन को पेमेंट करेंगे तो उतना अमाउंट कम पे करेंगे, सिंपल। टीडीएस डिडक्ट करना इज जस्ट अ जर्नल एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। वो करने के बाद आपने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे कराना है, ठीक है। कब पे कराना है, रिटर्न कब फाइल करनी है, चलान क्या है, रिटर्न्स क्या है, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी ड्यू डेट्स वगैरह क्या होती हैं उसके ऊपर भी जाएंगे, और अगर आप टाइम से पे नहीं कराते हैं या टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जब आप किसी का टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं तो आपको वो अपने पास नहीं रखना है, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कराना है। और वो आप कोई भी टैक्सेस या कोई भी चीज जब आपको गवर्नमेंट तक पहुंचानी है तो आप कैसे पहुंचाते हैं उसको, कोई भी टैक्सेस आपको गवर्नमेंट को पे कराना है, आप कैसे पे कराते हैं? नो वन? Online. नहीं, जरूरी नहीं ऑनलाइन, आप चलान के थ्रू पे कराते हैं, ठीक है। यस मैम। एक हमारी वेबसाइट है, इट्स OLTAS, OLTAS, इसको हम बोलते हैं OLTAS। OLTAS की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। आई थिंक इट्स ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, यस। तो OLTAS की ये एक साइट है tinscoreNSDL.com। आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आपको टीडीएस से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड भी काफी सारे लिंक्स यहीं पर मिल जाएंगे, आपको अलग से कोई साइट खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी वेबसाइट है tinscoreNSDL.com, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ सर्विसेज पे जाएंगे, आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा सर्विस का। सर्विसेज के साइड में आप सेकंड कॉलम में देखेंगे, यहाँ ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ओके। ओके। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे टैब्स ओपन हो जाएंगे, जो भी इनकम टैक्स या टीडीएस से रिलेटेड जितने भी चलान्स पे होते हैं दुनिया भर के, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है आपका टीडीएस टीसीएस, चलान नंबर ITNS 281, ठीक है। आप इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। पूछ रहे हैं मैम अगर 30,000 से ज्यादा हो प्रोफेशनल फीस, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 40,000, तो टीडीएस 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 10,000 पे लगेगा या पूरे 40,000 पे? चंदन जी, टीडीएस पूरे अमाउंट पे लगेगा। अगर 30,000 से 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो पूरे 30,000 एक के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। और 30,000 तक है तो कुछ नहीं पे कराना, तो मतलब 1 रुपया भी अगर एक्सीड हो जाता है तो पूरे अमाउंट पे आपको टीडीएस पे कराना है, तो पूरे 40,000 पे लगेगा आपके एग्जाम्पल में, ओके। नो मेरी इनकी साइड में कुछ प्रॉब्लम है। इनकी साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक या मैम। तो सही चल रहा है। जब तक ये ओपन होता है मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, ठीक है। आपके पास जब भी आप कोई भी चलान पे कराते हैं या गवर्नमेंट को आपको कुछ भी पे कराना हो तो चलान के थ्रू पे कराते हैं, और चलान आप 2 तरीके से पे करा सकते हैं। एक तो ऑनलाइन, ये जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज ऑनलाइन, पे टैक्सेस ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन जाएंगे अपना नेट बैंकिंग से या आपके डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब आप एक चलान लेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, उसमें डिटेल्स फिल करेंगे और बैंक में लेके जाएंगे और बैंक आपके लिए वो चलान पे कर देगा। तो या तो आप बैंक को पेमेंट कर लीजिए, अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो वो आपके अकाउंट से डिडक्ट करके आपके लिए चलान पे करा देगा, ठीक है, और वो चलान की कॉपी आपको दे देगा।
अगर आप ऑफलाइन के थ्रू जाना चाहते हैं, मतलब आप बैंक में जाके चालान पे कराना चाहते हैं, तो आप कैसे पे कराएंगे? आप यहाँ जाएंगे डाउनलोड्स में, ठीक है, ओके। डाउनलोड्स में जस्ट अ सेकेंड, और डाउनलोड्स में आपको ऑल टेस्ट पे जाएंगे, लास्ट ऑप्शन है ऑल टेस्ट का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको देखिए सारे चलान आपको मिल जाएंगे। तो जो हमारा टीडीएस वाला चलान है 281, ये रहा आपके लिए। आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप भर सकते हैं। ये जो चलान का फॉर्मेट है पूरा, ये बिल्कुल ऑनलाइन के जैसा है। अगर ये ओपन हो जाता तो मैं आपको दिखाती, ये ज़्यादा ईजी लगता आपको देखने में, बट इट्स आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, और आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो ये प्रिंट करेंगे। इसके अंदर सारी डिटेल्स जो भी हैं जो कि मैं सिखाऊंगी आपको, वो आप भरेंगे और बैंक में लेके जाएंगे और बैंक आपके लिए पे कर देगा। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग, नहीं तो मैं अभी सिखा देती, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है अभी, बट विल डेफिनेटली विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल इन नेक्स्ट क्लास, ओके। ओके। चलिए, एनी क्वेश्चन या एनी क्वेरी, किसी को कुछ भी है? किसी को क्वेश्चन या क्वेरी? हेलो आप मैडम। लोग, हाँ जी बताइए सर। तो सैलरी पर्सन का हाँ जी, जो टैक्स रहते हैं ना, टीडीएस में डिडक्शन करते हैं ना, हाँ जी। वो टीडीएस कैसा रिटर्न करना, हो जरा चाहिए टीडीएस कैसे डिडक्ट इंफॉर्मेशन। करना है सैलरी के केस में? सैलरी सैलरी में हाँ वो जी, मार्च फरवरी मंथ में डिडक्शन करते हो। मैं बताती हूँ सर। मान लीजिए आपने किसी पर्सन को आप किसी पर्सन को सैलरी पे करा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है साल के स्टार्टिंग में कि आप आने वाले साल में उसको कितनी सैलरी पे करने वाले हैं। जब कोई कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपने कहीं देखा हो, तो कंपनी जो है साल के स्टार्टिंग में एक सीटीसी डिसाइड कर लेती है, कॉस्ट टू कंपनी, कि भैया हम इस पर्सन को अगले आने वाले साल में कितनी बेसिक सैलरी देने वाले हैं, कितना अलाउंसेज, कितनी परकेजेट्स, क्या क्या हम इसको फैसिलिटी देंगे। तो एक सैलरी का पूरा पैकेज बना लेते हैं साल के स्टार्टिंग में। तो उनको पता है कि भैया आने वाले साल में हम इनको इतनी सैलरी देने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पता है कि जिस भी पर्सन की आप बात कर रहे हैं, आप उसको साल में फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7,80,000 की सैलरी पे करनी है पूरे साल में। तो आप आज उसके लिए प्लान कर लेंगे कि भैया इसके हिसाब से कितना टैक्स बनना चाहिए। अब 2.5 लाख से ऊपर सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो पक्का इस पर्सन का टैक्स बनेगा, ओके। अब आप इसका अपने हिसाब से, स्लैब के हिसाब से आप इसकी सैलरी बना लीजिए। देखिए जो स्लैब्स है ना, वो मैं आपको इनकम टैक्स की क्लास में सिखाऊंगी, बट अभी के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर जिनको नॉलेज नहीं है तो वो प्लीज बिल्कुल इस पे दिमाग मत लगाइए अपना, क्योंकि जब इनकम टैक्स में आएंगे तो आई विल डेफिनेटली विल गोना टीच यू, ठीक है। तो 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला। 2.5 से 5 लाख की इनकम, जो कि 5 लाख रुपए हो गई है, ठीक है ना, 5 लाख के ऊपर इनको 20% का टैक्स पे कराना है, ठीक है, 1 लाख रुपए। और 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख कितनी हो गई है हमारी इनकम? 2,80,000, ठीक है। इसके ऊपर इनको, सॉरी, यहाँ पे 5% पे कराना है। Yes, ma'am. 5 लाख में मैंने गलती से 520 लिख दिया। और अगले 2,80,000 पे इनको 20% का टैक्स पे कराना है, Yes, ठीक है। ma'am. तो जो टोटल इनका टैक्स बनेगा दैट इज 25,000 प्लस 56,000। इसके ऊपर इनको एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है एक हमारा, अगर आप लोगों को पता हो, जो Yes, कि ma'am. 4% है। तो टैक्स के ऊपर 4% ये, तो जो टोटल टैक्स बना है दैट इज 81,3240। टोटल टैक्स जो इनका बना है वो 84,000। तो आपको जो सैलरी आप पूरे साल में आप इनको पे कराएंगे दैट शैल बी, मैडम। हाँ जो मैडम। टैक्स उसके ऊपर पे कराना हेलो। पूरे साल में दैट इज 84,240। तो आप इसको टैक्स को क्या करेंगे, पूरे साल की जो, अगर आप हर महीने इक्वल सैलरी देने वाले हैं तो सीधा 12 से डिवाइड कर दीजिए और हर महीने की सैलरी में से 7,020 रुपए का टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए, ओके। ओके सर। मैडम। हाँ ओके, एक मिनट। हाँ जी, वो 234C अंडर सेक्शन या 234C इंटरेस्ट भी होता है ना? 234A, 234B एंड 234C, these three are इंटरेस्ट भी लगता है ना? section for interest on income tax, बिल्कुल सर। हाँ हाँ। 234A होता है अगर आपने सही एडवांस टैक्स पे नहीं कराया है वो, उस केस में। 234B एंड 234C, सॉरी,
234A होता है आपका लेट रिटर्न फाइलिंग का, लेट। है ना। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको उसके टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कराना होता है अगर आप लेट पे कराते हैं। और 234B एंड 234C आर फॉर एडवांस टैक्स। अगर आप टाइम से एडवांस टैक्स पे नहीं कराते हैं, जितना आपको कराना चाहिए था उतना नहीं कराते हैं, तो उस सेक्शन में इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं तो प्लीज इग्नोर, ये इनकम टैक्स में हम डिस्कस कर लेंगे आराम से। समवन इज आस्किंग मैम 10 नंबर अप्लाई कैसे होगा? मैम किसी को रेंट पर टीडीएस पे करना था बट फर्स्ट मंथ नहीं पे किया क्योंकि 10 नंबर नहीं था, तो अब नेक्स्ट मंथ से डिडक्ट करेंगे। मैम तो फर्स्ट मंथ का कैसे सेट करें? तो सर जो अब आप सेकेंड मंथ की रेंट पे कर रहे हैं उसमें दोनों महीने का टीडीएस डिडक्ट करके पे करा दीजिए, और आपको लेट जो पहले महीने का टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया है उसमें 1 महीने का 2 महीने का लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट लग जाएगा बस, जो कि 1% होता है। तो जितना भी आप टैक्स पे कराना है आपको फर्स्ट महीने के रेंट के ऊपर, उस टीडीएस के अमाउंट के ऊपर 1% 2 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। बट आई थिंक आप अगले महीने में कराएंगे, अब वो हम डिस्कस करेंगे कि कितना आपको पे कराना है नेक्स्ट क्लासेस, ओके। तो 1% का डिडक्शन लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट आपको पे कराना पड़ेगा। 10 नंबर कैसे अप्लाई कराना है प्लीज देख लीजिए। हाँ, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट साइट अभी चल नहीं रही है, सो आई थिंक वी शुड डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, ओके। किसी की क्वेरी हो अगर आज की क्लास से रिलेटेड या लास्ट क्लास से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं।